यूकेपीएससी लेक्चरर स्क्रीनिंग एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले सभी प्रतिभागी तथा यूकेएसएससी की किसी भी परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी प्रतिभागियों को मेरा नमस्कार। हिंदी से संबंधित एक सीरीज़ हम चला रहे हैं जिसमें बहुत सारी वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ और हर वीडियो में एक अलग प्रश्न है, एक नया प्रश्न है और हर प्रश्न के साथ कुछ नई एडिशनल चीज़ें हैं। तो प्लीज़ प्लेलिस्ट पे जाइए और वीडियो को ज़रूर देखिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? हिंदी, नेपाली, राजस्थानी या गुजराती? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थानी। तो कौन कौन सी शामिल हैं देख लीजिए, यहाँ पर दिया भी हुआ है, आप चाहे पढ़ सकते हैं। 22 भाषाएं शामिल हैं जिसमें है असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। ठीक है, तो ये 22 भाषाएं शामिल है, राजस्थानी भाषा इसमें शामिल नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सुमित्रा नंदन पंत को उनकी किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, चिदम्बरा के लिए। सुमित्रा नंदन पंत को 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ और इसको प्राप्त करने वाले वो पहले हिंदी कवि बने। इसे साहित्य के लिए भारत का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। देखिए, पहले ये किसी एक रचना के लिए मिलता था, अब ये पूरे साहित्यिक के लिए मिलता है, मतलब पूरे साहित्य जो उनकी रचना है उनके लिए मिलता है, किसी एक रचना के लिए नहीं मिलता है। तो थोड़ा अब हम सुमित्रा नंदन पंत के विषय में जान लेते हैं, क्योंकि इनका जन्म उत्तराखंड में हुआ है। इनका जन्म हुआ है अल्मोड़ा के कौसानी में। ठीक है, इनका जन्म हुआ है अल्मोड़ा, अल्मोड़ा याद रखें आप, कौसानी याद रखें। कब हुआ है? 20 मई 1900 में। क्योंकि ये उत्तराखंड के राइटर हैं तो इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम इनका थोड़ा जान लेते हैं। जन्म हुआ है अल्मोड़ा में, कौसानी में 20 मई 1900 में। अगर हम इनकी अन्य रचनाओं की बात करें, जैसे यहाँ पर लोकायतन, वीणा, चिदम्बरा, पल्लव लिखा हुआ है, अन्य रचनाओं की बात करें तो एक है युगांतर, युगांतर, एक है स्वर्ण किरण, स्वर्ण किरण, ठीक है, और एक बहुत फेमस है इनकी, प्रसिद्ध है, जो कई बार पूछी जा चुकी है, कला और बूढ़ा चांद। ठीक है, कला और बूढ़ा चांद। ठीक है, चांद यहाँ लिख देती हूँ, आप लिख लीजिए, आवाज़ आ रही होगी मेरी। ठीक है, ये कुछ इनकी रचनाएं हैं, और भी हैं रचनाएं। ठीक है, कला और बूढ़ा चांद, ग्रंथी, गुंजन, ये सब रचनाएं हैं। ठीक है, अब एक इनका उपनाम भी है। इनको क्या कहा जाता है? सुमित्रा नंदन पंत जी को, इनको प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। प्रकृति का सुकुमार, सुकुमार मतलब कोमल, कहीं पर सुकोमल भी लिखा होगा, है ना। प्रकृति का सुकुमार कवि, कोमल कवि भी कहा जाता है इनको, कोमल या सुकुमार कवि। ठीक है, किनको कहा जाता है? सुमित्रा नंदन पंत जी को। ठीक है, तो एक साथ हमने कई सारे प्रश्न समझे। हो सकता है प्रश्न आ जाए कि किसे प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, या किसका जन्म 20 मई 1900 को अल्मोड़ा के कौसानी में हुआ। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या है? अपना मतलब निकालना, कार्य पूरा हो जाना, दूसरे से कार्य करवाना, या अपना कार्य पूरा करना? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अपना मतलब निकालना। कहते हैं ना कि अपना उल्लू सीधा करने से ही तक ही लोगों का व्यवहार हमसे बना रहता है, बस अपना मतलब निकालना। स्वार्थ की दुनिया है ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी? देखो, शब्द से ही लग रहा है, तो इस लोकोक्ति का क्या तात्पर्य है? तवे की रोटी। देखिए, मैंने आपसे पहले वाली वीडियो में बताया है कि लोकोक्ति वाले शब्द जिस ऑप्शन में हो वो तो होंगे ही नहीं, है ना, ये होगा ही नहीं, क्योंकि देखो लोकोक्ति वाले शब्द ही ऑप्शन में है। सभी एक समान इज द राइट आंसर, सभी श्रेष्ठ नहीं है, रोटी के प्रकार नहीं, रोटी भी नहीं होगा क्योंकि देखो रोटी वहाँ से उठाया गया है ना। तो राइट आंसर क्या है? सभी एक समान। तो एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी, इसका इस लोकोक्ति का तात्पर्य है सभी एक समान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तराखंड की नहीं है? देखिए, आप सभी जानते हैं गढ़वाली है, कुमाऊनी है, जौनसारी है, भोजपुरी नहीं है, एक और लिख लीजिए, भूटिया भी है। ठीक है, ये बोलियां हैं उत्तराखंड की, उत्तराखंड की बोलियां हैं। जौनसारी जो है पश्चिमी क्षेत्र में बोली जाती है और भूटिया उत्तरी क्षेत्र में उत्तराखंड की बोली जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं,
ठीक है, रानी केत की कहानी रचयिता कौन है? इंसाअल्लाह खां। अब इसमें एडिशनल पॉइंट हम क्या कह सकते हैं? रानी केत की कहानी का अन्य नाम क्या है? इसका अन्य नाम है उदय भान चरित। उदय भान चरित, ठीक है, हो सकता है ऐसे करके आ जाए। उदय भान चरित के रचनाकार कौन है? तो वो भी इंसाअल्लाह खां। इसका अन्य नाम रानी केतकी की कहानी का एक अन्य नाम क्या है? उदय भान चरित है। और ये हिंदी की पहली गद्य रचना है। ये क्या है? हिंदी की पहली गद्य रचना। देखिए इसे पूछी गई है, हिंदी की पहली गद्य रचना है। इसका अन्य नाम उदय भान चरित और ये हिंदी की पहली गद्य रचना है। कौन? रानी केतकी की कहानी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। साधु शब्द का स्त्रीलिंग है। साधु शब्द का स्त्रीलिंग है साध्वी। ये करेक्ट आंसर है। साधु का क्या हो गया? साध्वी। अब भक्तिन का पुल्लिंग क्या होगा? भक्तिन का पुल्लिंग होगा भक्त। सन्यासी का पुल्लिंग क्या होगा? ठीक है, सन्यासिन लिखा है ना, तो सन्यासिन का पुल्लिंग क्या होगा? सन्यासी। और पुजारिन का पुल्लिंग क्या होगा? पुजारी। ठीक है, तो हमने एक साथ इतनी सारी चीजें समझी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तराखंड का आंचलिक कथाकार किसे माना जाता है? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शैलेश मटियानी। अब इनके विषय में कुछ जानते हैं क्योंकि उत्तराखंड के राइटर हैं, है ना। तो शैलेश मटियानी जी का जन्म हुआ है अल्मोड़ा में। कहाँ हुआ है? अल्मोड़ा में हुआ है इनका जन्म, भी बाड़े छीना कहते हैं, वहाँ हुआ है, अल्मोड़ा में हुआ है। और अल्मोड़ा में कब हुआ है? 14 अक्टूबर 1931। 14 अक्टूबर 1931 में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, लिखने में अगर कोई त्रुटि हो रही हो तो आप ध्यान दें, मेरी ध्वनि पे, वाणी पे, आवाज़ पे ध्यान दें, मैं क्या बोल रही हूँ। आई होप कि मेरी आवाज़ स्पष्ट आ रही होगी। तो जन्म हुआ है इनका अल्मोड़ा में 14 अक्टूबर 1931। ठीक है, और इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं की अगर मैं बात करूं तो एक बहुत प्रसिद्ध इनकी रचना है बोरीवली से बोरी बंदर तक। इनकी प्रमुख रचना है बोरीवली से, ठीक है, कई बार रचना पूछ ली जाती है, बोरीवली से बोरी बंदर तक। बोरी बंदर तक, ये इनकी प्रसिद्ध रचना है। अगर बात करें इनका मूल नाम, शैलेश मटियानी जी का मूल नाम क्या था? तो शैलेश मटियानी जी का मूल नाम पूछा भी जा चुका है पहले, शायद किसी यूकेएसएससी एग्जाम में या यूकेपीएससी एग्जाम में। इनका मूल नाम है रमेश चंद्र सिंह मटियानी। इनका मूल नाम क्या है? रमेश चंद्र सिंह मटियानी। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, इनका मूल नाम क्या है? रमेश चंद्र सिंह मटियानी। किसकी बात कर रहे हैं हम? शैलेश मटियानी जी की बात कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उपमा अलंकार किस अलंकार का उपभेद है? देखिए अलंकार होते हैं दो प्रकार के, एक होता है शब्दालंकार और एक होता है अर्थालंकार। एक तीसरा भी कहीं कहीं दिखता है उभय अलंकार, उसको नहीं मानते, हम दो ही अलंकार मानते हैं। तो शब्दालंकार के अंतर्गत आते हैं अनुप्रास, यमक, श्लेष। ठीक है, अनुप्रास, यमक, श्लेष आते हैं। और अर्थालंकार के अंदर आते हैं उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। तो देखिए उपमा किसके अंदर आ गया? अर्थालंकार के अंतर्गत। तो उसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो पहले तो ये समझते हैं कि छंद कितने प्रकार के होते हैं। छंद होते हैं दो प्रकार के। हो सकता है अगली बार प्रश्न है, छंद कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वर्णिक, ठीक है, वर्ण जिसमें वर्ण गिने जाते हैं, और एक होता है मात्रिक जिसमें मात्राएं गिनी जाती हैं। तो यानी कि जो चौपाई है वो मात्रिक छंद है। वो कौन सा छंद है? वो मात्रिक छंद है। देखो क्योंकि उसमें क्या गिनी जा रही है? मात्राएं गिनी जा रही हैं। तो एक तो हमें ये पता चला कि चौपाई क्या है? मात्रिक छंद है। कौन सा छंद है? मात्रिक छंद है। हो सकता है अगली बार पूछ ले कि इसमें से कौन सा जो छंद है वो मात्रिक है या कौन सा वार्णिक नहीं है। अब चौपाई में क्या होता है? चौपाई में 4 चरण होते हैं। 4 पाई यानी कि देखो 4 पै हैं, यानी कि 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिमालय से गंगा निकलती है वाक्य में कौन सा कारक है? आप कारक जानते हैं, कारक की संख्या कितनी है? 8 है। कई बार बताया मैंने, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने पर संबंध का की अधिकरण में पर संबोधन हे अरे हो। तो इसमें बोला है हिमालय से गंगा निकलती। यहाँ पर देखिए करण भी आ रहा है और कौन सा आ रहा है? ये भी आ रहा है और कौन सा आ रहा है? अपादान भी आ रहा है। ये दोनों तो आ ही नहीं रहे क्योंकि कर्म का को होता है, संप्रदान का के लिए होता है। तो करण और अपादान में कौन सा है? देखिए उसको समझने के लिए हम यहाँ समझते हैं। अपादान कारक क्या होता है? संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरे से विभक्ति यानी कि अलग होना पाया जाए
वहाँ पर अपादान कारक होता है। इसका विभक्ति चिन्ह है से। देखिए से करण का भी होता है। हाँ, इसमें डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। आम पेड़ से गिर गया तो आम और पेड़ एक दूसरे से अलग हो गए, अपादान मतलब अलग होना। और प्रिया साइकिल से गिर गई तो प्रिया भी साइकिल से अलग हो गई। तो इन वाक्यों में जो पेड़ से गाड़ी से गिरने का अलग होने का प्रकट हो रहा है, तो वही देखिए हिमालय से भी गंगा अलग हो रही है, तो अलग होने के भाव में कौन सा कारक होता है से के लिए, वो होता है अपादान कारक। ठीक है, आप समझ गए होंगे अपादान कारक और करण कारक में अंतर। अगर मैं कहूँ मैंने पेन से लिखा तो वो है करण कारक। ठीक है, लेकिन अगर अलग होने की बात हो, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो वो क्या होगा, अपादान कारक होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिन हिनाना शब्द है। हिन हिनाना शब्द क्या है, हिन हिनाना क्रिया विशेषण है। इसको नाम धातु क्रिया भी बोलते हैं, क्रिया विशेषण का एक पार्ट है, जैसे हिन हिनाना हथियाना। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। योगाभ्यास में कौन सी संधि है। योगाभ्यास में संधि है ऑप्शन नंबर ए दीर्घ संधि। अब कैसे, देखिए अ ई उ के बाद समान स्वर आने पर दोनों मिलकर क्या बनते हैं, दीर्घ स्वर। आ ई उ परिवर्तित आते जैसे अ आ। ये हम पहले, मैंने आप प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियो देख सकते हैं, मैंने संधि समास और वर्ण विचार बहुत अच्छे से समझा है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देखें। तो उसका आंसर है दीर्घ संधि। दीर्घ मतलब होता बड़ा। यहाँ पर क्या हो रहा है, अ मिलेगा तो आ ही बनेगा उसका। ठीक है, अ बनेगा तो आ बनेगा, ई मिलेगा तो उसका भी बड़ी ई ही बनेगा। यहाँ पे दीर्घ होगा, आपका बड़ा बनेगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नांकित शब्दों में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। देखिए शुद्ध तो हमने कहा चलो ठीक है अतिथि की है, ये शुद्ध है, अतिथि ऐसे लिखा जाता है। तो नीरस कैसे लिखा जाता है, नीरस ऐसे लिखा जाता है। नीरस मतलब जिसमें कोई स्वाद नहीं है। पारिवारिक नहीं होता, पारिवारिक होता है। पा री वा री क, बाकी सही है, बस इसमें पौ में आगा डंडा नहीं है। और उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है, तो बहुत बार पूछा जा चुका है। उज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है, दोनों जो आधे आते हैं, उज्ज्वल हो प्रज्वल हो ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक है, तो उसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी अतिथि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शिरीष के फूल किसकी रचना है, तो शिरीष के फूल रचना है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अब इनके विषय में हजारी प्रसाद द्विवेदी की कुछ और रचना देख लेते हैं। एक है कुटज, कुटज। ठीक है, कल्पलता, कल्पलता, कल्पलता है। विचार और वितर्क, बहुत प्रसिद्ध रचना है इनकी। विचार और वितर्क, विचार और वितर्क। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आसमान का पर्यायवाची है। देखिए अनल माने क्या होता है, आग, अग्नि, पावक। ठीक है, अनल की जगह अगर अनिल लिख देंगे तो अनिल माने हवा। पवन माने होता है हवा, हवा होता है। अनिल होता है, मारुत होता है। ठीक है, गगन माने होता है आसमान, और सुमन माने होता है फूल, फूल, पुष्प, कुसुम, ये सब इसके पर्यायवाची है ना। दोबारा सुन लीजिए अगर आपको लिखने में मेरी समझ नहीं आ रहा है। अनल माने होगा आग, अग्नि, पावक। ठीक है, हुतासुन। पवन माने हवा, अनिल, मारुत। गगन माने आकाश, आसमान, नभ। और सुमन माने हैं फूल, पुष्प, कुसुम, सुमन। तो हमारा राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर क्या है, सी। ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, सी है, गगन। आसमान का सही उत्तर जो पर्यायवाची है वो है गगन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्णों में पंचम अक्षर क्या है, देखो पंचमाक्षर कहा जाता है ना। पंचमाक्षर किसे कहा जाता है, हमने बात की थी हर वर्ग का एक, जैसे क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है, प वर्ग है, क च ट त प। इन वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा एक क्रम होता है। तो इन वर्गों में जो पंचम अक्षर होता है, जैसे क का अंग, ठीक है, ट का अणो, त का नौ, प का मौ, तो ये क्या कहलाते हैं, पंचम अक्षर कहलाते हैं। तो यहाँ पर आपको पंचम अक्षर क्या दिख रहा है, वो है ऑप्शन नंबर डी मौ। ठीक है, ये पंचम अक्षर है या इसको पंचमाक्षर भी बोल सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, प्रश्न ये भी आ सकता है। तो संयुक्त व्यंजन की संख्या होती है 4। कितनी होती है, 4 होती है। और 4 कौन कौन से हैं, देखिए श, त्र, ज्ञ और श्र, ये 4 संयुक्त व्यंजन हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है 2 व्यंजनों के योग से बने हुए व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। छ, त्र, ज्ञ, यहाँ पर 3 श्र नहीं लिखा है, देखिए ये लिख देती हूँ श्र। क श बन के श बना, त र बन के त्र बना, ज और य बन के ज्ञ बना। और श्र कैसे बनता है, देखिए स
प्लस र मिलके बना श्र, है ना, श्रम, परिश्रम उसमें यूज होता है ना। तो ये 4 संयुक्त व्यंजन है। तो हमारा राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से अनाथ शब्द का विलोम है। तो अनाथ शब्द का विलोम है सनाथ, है ना, स माने साथ, अपने नाथ, स्वामी, पिता, ये बोला जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो बनावटी हो उसके लिए एक शब्द क्या है, उसके लिए देखो प्राकृतिक तो नेचर हो गया, प्राकृत भाषा है, नैसर्गिक भी प्राकृतिक है, तो कृत्रिम माने क्या होता है, बनावटी, है ना। नैसर्गिक का विलोम भी हम कहें तो कृत्रिम होता है। कृत्रिम माने जो बना रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कृत्रिम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगोतेली, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। तो उसका सही अर्थ है आकाश पताल का अंतर होना, कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगोतेली, मतलब बहुत ही उनमें अंतर होना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अक्ल का दुश्मन मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। अक्ल का दुश्मन मित्रों का होना, महामूर्ख होना, शत्रु होना, या इनमें से कोई। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महामूर्ख होना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। सरस्वती का पर्यायवाची है। देखिए सरस्वती का पर्यायवाची शारदा भी है, आपने सुना होगा ना, हे शारदेमा, हे शारदेमा, अज्ञानता से हमें तार देमा। कमला भी है। वीणा पाणी क्यों कहते हैं, क्योंकि पाणी माने होता है हाथ, वीणा माने उनके हाथ में वीणा है, तो ये भी है। तो उपरोक्त सभी इज द राइट आंसर, ये सरस्वती के पर्यायवाची हैं। अगला है ऐसा। ऐसा देखो, ऐसा या कहीं पर ऐषण भी लिखा हो, कहीं पर ऐषण भी लिखा हो, या कहीं पर पूछा हो कि ये शुद्ध है तो ये अशुद्ध है। ठीक है, ये शुद्ध है, ये प्रश्न ऐसे कई बार आ चुका है। तो ऐषण ऐसे नहीं, ऐसे लिखते हैं, और ऐषण का अर्थ भी होता है इच्छा। तो उसका राइट आंसर क्या है, इच्छा। ठीक है, इच्छा, कामना, लालसा, अभिलाषा, ये इसके पर्यायवाची हो गए। ठीक है, ये पर्यायवाची हो गए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आदर शब्द से विशेषण क्या बनेगा। देखो आदरणीय पिताजी, आदरणीय माताजी, आदरणीय गुरुजी, तो आदरणीय बनेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, तपोवन में कौन सी संधि है। तपोवन में कौन सी संधि है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, 3 प्रकार की संधियां होती हैं। स्वर के अंदर भी 5 होती हैं। ठीक है, उससे भी संबंधित आप वीडियो देख सकते हैं। तो स्वर संधि, व्यंजन संधि या विसर्ग संधि, उसका राइट आंसर है विसर्ग संधि। कैसे है, जब विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार आता है, यानी कि चेंज आता है, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे तपह वन, विसर्ग के बाद ये आया, वो आया, या हम कह देंगे व्यंजन आया, स्वर आया, तो क्या बन गया, तपोवन बन गया। तो विसर्ग के बाद जहाँ पे, तो उसको क्या बोलेंगे, विसर्ग संधि। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से द्वंद्व समास किस शब्द में है। पाप और पुण्य, और जहाँ पर आ गया और योजक चिन्ह की जगह और आता है तो वो द्वंद्व समास, यही हमारा राइट आंसर है। ठीक है, चलो ये तो राइट आंसर है। इसकी परिभाषा भी पढ़ लेते हैं। इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, लेकिन दोनों के बीच और शब्द का लोप होता है। लोप मतलब गायब होता है, जैसे हार जीत, पाप पुण्य, वेद पुराण, लेन देन आदि। ठीक है, अब बाकी जो शब्द है इनमें क्या है, धड़ाधड़ का क्या है। धड़ाधड़ मतलब होता है धड़धड़ की आवाज़ से। धड़ाधड़ का विग्रह क्या होगा, धड़ धड़, धड़ धड़। ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट ये इसका विग्रह समास बता दी। धड़ाधड़ में है, धड़ाधड़ में लिखिए अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास है। कला प्रवीण का विग्रह क्या होगा, कला में प्रवीण, तो समास कौन सा हो गया, तत्पुरुष। तत्पुरुष, मैंने समास से रिलेटेड वीडियो बनाया, आप जरूर देखें। त्रिभुवन का विग्रह क्या होगा, 3 भुवनों का समाहार, भुवन माने लोक। ठीक है, और समास कौन सा है, द्विगु समास। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, द्वार शब्द में प्रयुक्त ध्वनियां हैं, या तो ध्वनियां बोलें या बोलें कि वर्ण विच्छेद, इसका क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, द्व प्लस आ प्लस र प्लस औ। देखिए र के अंदर अ छुपा है, द्व के अंदर आ छुपा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अनुकूल शब्द का विलोम होगा। वे भाई विपक्ष तो पक्ष का विलोम होगा, माकूल ऐसा कोई शब्द है नहीं, प्रतिकूल अनुकूल का विलोम है। ठीक है, यही हमारा राइट आंसर है। अनुकूल मतलब हमारे पक्ष में, प्रतिकूल मतलब हमारे पक्ष में नहीं। जब कहते हैं ना कि स्थितियां हमारी प्रतिकूल हैं, मतलब स्थिति हमारे हिसाब से नहीं चल रही हैं, या स्थिति हमारे अनुकूल है, यानी कि सारी चीज़ें हमारे फेवर में। अनुकूल और प्रतिकूल का अर्थ भी आपको समझ में आना चाहिए। तो अब आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न, अतनु का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो अतनु का पर्यायवाची शब्द है कामदेव। कामदेव के मैं आपको अन्य पर्यायवाची शब्द बताती हूँ, आप नोट कर लें। मनोज, अनंग, क्योंकि देखिए शिव जी ने इनको भस्म कर दिया था तो इनका कोई अंग नहीं है, ये हमारे सर पे नाचते हैं। कौन, कामदेव जी। ठीक है, और मनसिज, सारा दुखी कामनाओं का है ना,
हमारे सर पे नाचते हैं, ये इनका कोई अंग नहीं है। जिसका कोई अंग ही नहीं है वो कितना खतरनाक होगा। और रतिपति, क्योंकि इनकी पत्नी का नाम था रति, तो इनको रतिपति भी कहा जाता है कामदेव जी को। और मदन, तो ये हैं कुछ अतनु यानी कि कामदेव के पर्यायवाची और शब्द। ठीक है, तो उसका राइट आंसर था कामदेव। तो आई होप आप लोगों को यूज़फुल लगी होगी वीडियो, और ऐसे ही हिंदी से रिलेटेड मैं और वीडियो लाते रहूँगी। तो प्लीज़ चैनल से जुड़ें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।